वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रकाशिकी से संबंधित वीडियो लेक्चर सीरीज के दूसरे लेक्चर में आज ज्यामितीय प्रकाशिकी के मूलभूत नियम, फार्मा के नियम या फॉर्मेट्स प्रिंसिपल के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इसके उपरांत इस नियम की सहायता से प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल के नियम की उत्पत्ति की जाएगी। फॉर्मेट्स प्रिंसिपल या फार्मा का नियम ये ज्यामितीय प्रकाशिकी का एक मूलभूत नियम है। प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन करते समय जिस पथ का अनुसरण करता है, उस पथ का निर्धारण फार्मा के नियम की सहायता से किया जाता है। किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य अनेकों पाथ संभव हो सकते हैं जिस पर गमन करते हुए प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंच पाए, किंतु प्रकाश वास्तविक रूप से किस पथ का अनुसरण करता है, इसका निर्धारण या इसका मापन फार्मा के नियम से किया जा सकता है। तो आज फर्स्ट स्लाइड में फार्मा के नियम से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फार्मा के नियम के अनुसार प्रकाश के ज्यामितीय संचरण में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन करते समय प्रकाश उस पथ का चयन करता है जिस पर संचरण हेतु लगे समय का मान चरम अर्थात न्यूनतम अथवा अधिकतम होता हो। इस चीज को समझने के लिए अपने कल्पना कर लेते हैं, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। यहाँ कहीं एक द्वितीय बिंदु की कल्पना कर लेते हैं। यहाँ पर मान लिया कि एक परावर्तक सतह है, ये कंप्लीट। प्रकाश को बिंदु ए से बिंदु बी तक भेजना है, किंतु इनके मध्य इस प्रकार का अपारदर्शी माध्यम है कि प्रकाश सीधा गमन नहीं कर पा रहा। अब अनेक संभावनाएं हैं। प्रकाश यहां से होकर भी पहुंच सकता है, प्रकाश इस दिशा से टकराकर यहां से भी परावर्तित होकर बी तक जा सकता है, प्रकाश और आगे से भी परावर्तित होकर बी तक जा सकता है। अनंत संख्या में ऐसी स्थितियां संभव हैं। अब प्रकाश कौन से पथ का अनुसरण करते हुए बिंदु बी तक जाएगा, इसका निर्धारण फार्मा के नियम से किया जा सकता है। इसी प्रकार से यदि अपवर्तन की बात करें, अपवर्तन में अलग अलग माध्यमों में ये दो बिंदु लिए गए हैं। प्रकाश को बिंदु ए से चलना है, बिंदु बी तक जाना है। अब ए से बी तक गमन करते समय पर क्या प्रकाश बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, सीधा जाएगा, या इधर से होकर फिर अपवर्तित होकर जाएगा, या इस दिशा से अपवर्तित होकर जाएगा। अनेकों अनंत संख्या में ऐसे पथ संभव हो सकते हैं, किंतु वास्तविक रूप में या ज्यामितीय नियमों के अधीन प्रकाश किस पथ पर गमन करेगा, इसका निर्धारण फार्मा के नियम से होता है कि प्रकाश उस रास्ते से होकर ए से बी तक पहुंचेगा, दोनों ही स्थितियों में जिसमें प्रकाश को ए से बी तक पहुंचने में न्यूनतम अथवा अधिकतम समय लगता हो। आरंभिक स्तर पर फार्मा के नियम में यही परिभाषित किया गया था कि लगने वाले समय का मान न्यूनतम होना चाहिए, किंतु कुछ समय उपरांत इसका एक संशोधित रूप फार्मा के चरम पथ का सिद्धांत दिया गया था, जिसमें समय के दोनों मान संभव हैं, न्यूनतम अथवा अधिकतम। अपवर्तन को परिभाषित करें तो समांगी माध्यम में, समांगी मतलब एक ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम का घटक जैसे सांद्रता, अलग अलग अवयव, ये सभी समान रहते हो। हर बिंदु पर यदि समान हो तो ऐसे माध्यम को समांगी माध्यम कहा जाता है। समांगी माध्यम में न्यूनतम समय
लेने हेतु तय किया गया पथ सरल रेखा होता है। अतः समांगी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, किंतु यदि प्रकाश के पथ में अलग अलग माध्यम हो तो प्रकाश का पथ सरल रेखा नहीं रहता, किंतु प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समांगी माध्यम जिसमें घटक एक जैसे हों, माध्यम में प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करेगा। किंतु यदि अलग अलग माध्यम आ जाएं या विषमांगी माध्यम हो, जहां कहीं माध्यम की सांद्रता कम हो, कहीं माध्यम की सांद्रता ज्यादा हो, तो ऐसी अवस्थाओं में प्रकाश का पथ सरल रेखा नहीं रह पाता है और अपने पथ से विचलित होना प्रकाश का, इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। अब फार्मा के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या करनी है। अपवर्तन का नियम अर्थात स्नेल के नियम की व्याख्या फार्मा के नियम से आरंभ करके की जाएगी। दिए गए चित्र में पॉइंट ए जो सबसे ऊपर दर्शाया गया है, ये एक प्रकाश का स्रोत है। यहां से आपतित प्रकाश किरण AO है, जो माध्यम 1 और माध्यम 2 की पृथककारी सतह XY पर आपतित होती है। आपतन बिंदु O पर PQ अभिलंब खींचा गया है और अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश किरण बिंदु B पर पहुंचती है। अर्थात प्रकाश किरण को बिंदु A से बिंदु B तक पहुंचना है। अपने उस पथ का चयन करेंगे जिस पर लगने वाला समय न्यूनतम हो। A से B तक गमन करते समय प्रकाश किरण A से O माध्यम 1 में गमन करती है, जिसमें प्रकाश का वेग c है, तथा O से B एक अन्य माध्यम में गमन करती है जिसमें प्रकाश का वेग v है। तो दोनों माध्यमों में प्रकाश का ज्यामितीय पथ AO व OB है। आपतन कोण I आपतित किरण और अभिलंब के मध्य के कोण को परिभाषित किया गया है। अपवर्तन कोण R अपवर्तित किरण OB तथा अभिलंब के मध्य के कोण को परिभाषित किया गया है। बिंदु A से पृथककारी सतह पर डाला गया अभिलंब AX, इस दूरी को m बोला गया है, तथा BY दूरी अर्थात बिंदु B से पृथककारी सतह पर डाला गया अभिलंब BY, इस दूरी को n कहा गया है। अब प्रकाश को A से B तक पहुंचने में लगा समय, तो AO पथ ऐसे माध्यम में तय करता है जिसमें प्रकाश का वेग c है, तो लगा समय समीकरण के हिसाब से AO दूरी बटे चाल समय होगा। इसी प्रकार दूसरे माध्यम में दूरी OB तय करता है, ज्यामितीय पथ OB है, प्रकाश का वेग v है, तो OB बाय v होगा। ये माना गया है कि AO को U से लिखा है, OB को W से लिखा है, तो समय की एक समीकरण अपने को प्राप्त हो जाएगी, T बराबर U बाय C प्लस W बाय V। तय ज्यामितीय पथों U तथा W के मान I व R के पदों में लिखने के लिए त्रिभुज AXO एक समकोण त्रिभुज है। इसमें यदि sec I लिया जाए तो sec होता है कर्ण बटे आधार, तो AXO में कर्ण तो हो गया U और कोण I के सापेक्ष आधार है M, तो U बाय M हो जाएगा। वज्र गुणन किया जाए तो U बराबर M sec I हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज BYO में sec R लिया जाए तो विकर्ण W बटे आधार N है। तिरछा गुणा या वज्र गुणन करें तो W बराबर N sec R हो जाएगा। U तथा W के ये मान समय की समीकरण T बराबर U बाय C प्लस W बाय V में रखा जाए तो अपने को समय की एक अन्य समीकरण मिल जाएगी जो I तथा R के पदों में है।
इस समीकरण में आई तथा आर के मान परिवर्तनशील है, वेरिएबल हैं, क्योंकि यदि मैं आपतन बिंदु ओ की स्थिति जैसे ही बदलूंगा वैसे मुझे एक नई प्रकाशित किरण और एक नई अपवर्तित किरण प्राप्त होगी, जिसमें आई और आर के मान परिवर्तनशील होंगे, किंतु एम तथा एन कांस्टेंट। ध्यान दीजिए, ए से बी तक आने के लिए यदि मैं अलग अलग पथों की भी कल्पना करता हूं तो मेरे लिए एम तथा एन के मान अचर रहेंगे, आई तथा आर के मान परिवर्तित होंगे। तो समय के इस सूत्र में एम नियत है, सी नियत है, एन नियत है और वी नियत है। परिवर्तनशील केवल आई तथा आर है। तो यदि अपने इस ओ बिंदु की स्थिति में अल्प परिवर्तन करते हैं तो समय में भी अल्प परिवर्तन होगा, आई तथा आर में भी अल्प परिवर्तन होगा, और इस अल्प परिवर्तन को ही अवकलन कहा जाता है। बिंदु ओ को अल्प विस्थापित करने पर समय टी भी परिवर्तित होगा। अतः जो समीकरण टी के रूप में प्राप्त की गई है उस समीकरण का अवकलन करने पर इस समीकरण में टी का अवकलन dt हो जाएगा। एम बाय सी कॉन्स्टेंट है इसलिए वैसे के वैसे लिखे गए हैं। सेक आई का अवकलन सेक आई इंटू टेन आई, साथ में डी आई अवकलज के रूप में। एन बाई वी फिर से कांस्टेंट है, सेक आर का अवकलन सेक आर इंटू टेन आर, साथ में डी आर। यदि लगने वाला समय अधिकतम अथवा न्यूनतम है अर्थात सीमांत मान है तो उस अवस्था में dt का मान शून्य होना चाहिए। तो dt बराबर शून्य करके जब इस समीकरण के बराबर में 0 रखेंगे और n सेकार टेन आर डी आर बाई वी वाले टर्म को लेफ्ट साइड में ले जाए, राइट साइड में ले जाएंगे तो अपने को ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाए। अब यदि बिंदु ए व बी की स्थिति नियत हो, ध्यान दीजिएगा अपनों ने बिंदु ए और बी को निश्चित मानते हुए प्रकाश के अलग अलग पथों की कल्पना की है और जिनमें से उस पथ का चयन किया जा रहा है जिसमें लगने वाला समय न्यूनतम हो, अर्थात ए व बी बिंदु निश्चित हैं। तो इनके मध्य की क्षैतिज दूरी अर्थात क्षैतिज दिशा में दूरी या पृथककारी सतह की दिशा में दूरी एक्स ओ प्लस ओ वाई, ये दूरी नियत होनी चाहिए। इस हिसाब से एक्स ओ का मान त्रिभुज में AXO में टेन आई लें तो टेन आई होता है OX बाय एम, वहां से OX का मान m टेन आई, इसी प्रकार से OY का मान n टेन आर के बराबर होगा और इन दोनों का योगफल कांस्टेंट होगा। समीकरण का अवकलन किया जाए, m जैसा है वैसे का वैसा, टेन आई का अवकलन सेक स्क्वायर आई डी आई, n एज इट इज टेन आर का सेक स्क्वायर आर डी आर इक्वल टू 0। फिर से n सेक स्क्वायर आर वाले टर्म को राइट साइड में ले जाएंगे तो समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगी। तो समीकरण 1 तथा 2 दोनों समीकरणें इसी ज्यामितीय पथ के आधार पर निश्चित की गई हैं, चित्र में प्रदर्शित है। अब यदि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दिया जाए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो अपने को काफी पद इसमें से कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में m sec i tan i बाय c इंटू डी आई, इतना पद तो वही है जो इक्वेशन नंबर 1 में था, बटे में ये m sec स्क्वायर आई डी आई अवकल इसमें डिवाइड किया गया है। सेम यहाँ पे देखा जाए, b से लेते हुए इतना पद समीकरण नंबर 1 का है, बटे में माइनस n sec स्क्वायर आर डी आई समीकरण नंबर 2 से डिवाइड किया। m से m कैंसिल हो जाएगा, एक sec i से एक sec i जाएगा, di से di कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टेन आई बाय सी sec i, इधर माइनस साइन से माइनस साइन और सेम कैंसिल होकर टेन आर बाय वी sec r बच जाएगा। टेन होता है साइन बाय कोस, तो अपोन में यानी हर में
कोस आई इंटू सेक आई आएगा, जिसका गुणनफल 1 होता है। इसके कारण बच जाएगा साइन आई बाय सी इक्वल टू साइन आर बाय बी। वज्र गुणन करें तो साइन आई अपॉन साइन आर लेफ्ट साइड में इक्वल टू सी बाय वी। फर्स्ट लेक्चर में ही परिभाषित किया था कि प्रकाश के वेगों का अलग अलग माध्यमों में अनुपात लिया जाए तो उसे अपवर्तनांक परिभाषित करते हैं। अर्थात साइन आई बाय साइन आर म्यू के बराबर होगा, जहां म्यू माध्यम का अपवर्तनांक है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू है, अर्थात साइन आई बाय साइन आर म्यू बन चुका है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपनों उन शर्तों का पालन करवाया है जो फार्मा के नियम पर आधारित थी। उन्हीं शर्तों के आधार पर गणितीय समीकरण स्थापित की और उन्हीं को हल करते हुए अंत में स्नेल का नियम प्राप्त हुआ। अर्थात फार्मा के नियम से स्नेल के नियम की उत्पत्ति की जा सकती है। आज का असाइनमेंट क्वेश्चन, फार्मा के चरम पथ के सिद्धांत को लिखते हुए इसकी सहायता से अपवर्तन के स्नेल के नियम को सत्यापित कीजिए। आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आज मैं अपनी बात को यहीं कंक्लूड करता हूं। हैव ए नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।